It is a kind of interaction in which one organism it act as a host organism whereas the other organism is a parasite. ठीक है बेटे, तो जब भी वर्ड हमारे सामने पैरासाइट आता है तो हमें पता लग जाता है कि पैरासाइट जो है वो हमेशा जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करेगा, हार्म पहुंचाएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से उसने क्या करना है, होस्ट ऑर्गेनिज्म जो है उससे मैक्सिमम बेनिफिट ऑब्टेन करना है, पर बदले में होस्ट ऑर्गेनिज्म जो है उसको उससे हार्म पहुंचना ही है। तो कहते हैं कि पैरासिटिज्म टाइप ऑफ इंटरेक्शन जो है वो आपको हर जगह पे नजर आती है। ठीक है, किसी भी टेक्सोनोमिक ग्रुप के अंदर आप देख लें, प्लांट से लेकर किसी भी हायर इनवर्टिब्रेट्स तक, वर्टिब्रेट्स तक, सबके अंदर आपको पैरासिटिक टाइप ऑफ इंटरेक्शन नजर आती है। और यहाँ पे आप जानेंगे खास होस्ट के बारे में एज वेल एज पैरासाइट के बारे में कि कैसे दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ बने रहते हैं। ठीक है, तो उसमें उसने बताया हुआ है कि पैरासाइट्स की एक खास बात होती है कि पैरासाइट्स जो हैं वो हमेशा अपना जो होस्ट एनिमल है या जो भी प्लांट है उसके ऊपर नजर रखते हैं। ठीक है, और होस्ट स्पेसिफिक भी होते हैं पैरासाइट। ऐसा नहीं है कि एक पैरासाइट जो है वो किसी भी होस्ट के ऊपर जाके रहने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। हर एक पैरासाइट जो है उसका अपना एक पसंदीदा होस्ट है, और इस तरीके से वो कहते हैं कि उस सिंगल स्पीशीज जो है होस्ट की, उसी पे वो पैरासाइट होता है। ठीक है, दोनों के अंदर एक खास चीज ये होती है कि जैसे जैसे होस्ट प्लांट या फिर एनिमल जो है वो अपने अंदर चेंजेस लाता रहता है पैरासाइट से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो फिर पैरासाइट जो है क्योंकि वो भी उस पर नजर बनाए रखता है, तो अगर होस्ट में किसी तरह की कोई चेंजेस आई हैं तो पैरासाइट उससे 2 कदम आगे ही होता है हमेशा, और वो अपनी अपने अंदर वो पर्टिकुलर चेंजेस ले आता है, क्योंकि उसको पता है कि होस्ट के ऊपर ही वो डिपेंडेंट है अपने लाइफ स्पैन के लिए। ठीक है बेटे, तो पैरासाइट भी आपने 2 टर्म्स पैरासिटिज्म के अंदर सुनी हुई है, एक फैकल्टेटिव होते हैं और एक ऑब्लिगेट होते हैं। ठीक है, तो ऑब्लिगेट वाले वो हैं जो कि स्ट्रिक्टली अपने होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर होस्ट जो है वो उन्हें नहीं मिलेगा तो उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देयर होस्ट। एंड फैकुलेटिव जो है वो कहते हैं कि फैकुलेटिव का ये है कि इफ द होस्ट इज अवेलेबल टू देम देन दे विल स्पेंड देयर लाइफ स्पैन इनसाइड दैट होस्ट। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ दैट होस्ट, अदरवाइज दे विल नॉट डाई, दे विल वेट फॉर द होस्ट टू कम। तो यहाँ पे देखिए, इफ द होस्ट इवॉल्व सर्टेन मैकेनिज्म फॉर रिजेक्टिंग और रेजिस्टिंग द पैरासाइट आल्सो इवॉल्व अ मैकेनिज्म टू काउंटरएक्ट एंड न्यूट्रलाइज देम। ठीक है, तो कहते हैं कि जिस तरीके से होस्ट जो है उसको समय समय पे अपने अंदर बदलाव लाने पड़ते हैं क्योंकि उनका पैरासाइट उनको नुकसान पहुंचा रहा होता है, तो पैरासाइट जो है क्योंकि वो भी होस्ट स्पेसिफिक होता है, तो वो देखता रहता है कि होस्ट अपने अंदर क्या चेंजेस कर रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग वो भी अपने अंदर क्या करता है, स्पेसिफिक चेंजेस लाता रहता है ताकि होस्ट स्पीशीज के साथ वो सक्सेसफुली सरवाइव कर सके। ठीक है बेटे, यहाँ पे मैंने एक कॉमन सा एग्जांपल दिया, सभी बच्चों को आता ही है। ठीक है, मॉस्किटो की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि मॉस्किटो जो है वो ह्यूमन जो है उसमें से ब्लड पिक करता है। ठीक है, और यहाँ पे ये मॉस्किटो जो है वो पैरासाइट नहीं है, दिस इज नॉट पैरासाइट, क्योंकि यहाँ पे ये मॉस्किटो जो है वो क्या कर रही है, ब्लड बेशक लेके जा रही है, पर ये ब्लड जो है वो लेटर ऑन जो है, ठीक है, प्लाज्मोडियम के द्वारा यूज किया जाना है अपनी अलग अलग स्टेजेस जो है उसके प्रोलाइफरेशन के लिए, तो यहाँ पे ये एक वेक्टर की तरह काम कर रही है। ओके बेटा, फिर आगे देखिए हमने क्या लिखा है, इन अकॉर्डिंग विद द होस्ट लाइफस्टाइल, होस्ट का लाइफस्टाइल किस तरीके का होता है, उसी तरीके से पैरासाइट जो है वो अपने अंदर कुछ अडेप्टेशंस लेकर आता है। ठीक है, जैसे कि वो कहते हैं कि पैरासाइट में कोई भी सेंस ऑर्गन, अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स का डेवलपमेंट नहीं, क्योंकि उसको पहले से क्लियर है कि उसको सब कुछ होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर मिल जाना है, तो इसलिए वो कहते हैं कि कोई भी सेंस ऑर्गन्स बहुत ज्यादा उसके अंदर डेवलप नहीं होते, ठीक ठाक सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। फिर उसने अपने आप को अटैच करना है होस्ट ऑर्गेनिज्म के साथ, तो इसलिए उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एडहेसिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है। ठीक है, जिससे अपने आप को वो होस्ट की बॉडी के साथ क्लिंग कर लेता है, जोड़ लेता है। फिर उसके अंदर सकिंग पार्ट्स प्रेजेंट है, सक्कर्स प्रेजेंट है। ठीक है, जिसकी हेल्प से उसने क्या करना है, नॉन स्टॉप ब्लड जो है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म से पीते रहना है, ताकि होस्ट ऑर्गेनिज्म का जो भी फूड है वो डायरेक्टली उसकी बॉडी के अंदर जाता रहे। अब वो कहते हैं कि उसको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे फूड यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है होस्ट से, इसलिए अपना खुद का उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं होगा। फिर देखिए, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी उसकी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि जितनी जल्दी वो होस्ट प्लांट के अंदर या होस्ट एनिमल के अंदर मल्टीप्लाई करेगा, उतनी ही ज्यादा उसकी स्पीशीज हो जाएंगी उसके अंदर, और उतना ज्यादा जो है वो उसमें से क्या ले पाएगा, बेनिफिट ले पाएगा।
इसलिए जैसे ही वो किसी होस्ट के अंदर एंटर करता है पैरासाइट तुरंत अपनी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी की हेल्प से ज्यादा अपने मेंबर्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है बेटे, फिर देखो लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट इज ऑफन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग 1 और 2 इंटरमीडिएट होस्ट। तो कहता है कि वैसे तो जनरली पैरासाइट जो है उसका एक होस्ट होता है, पर कुछ ऐसे पैरासाइट भी हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। ठीक है, और कुछ वेक्टर्स भी उनकी लाइफ के अंदर होते हैं जो फिर उनके प्राइमरी होस्ट जो है उसमें उनको पैरासाइट की फॉर्म में पहुंचाने में उनको हेल्प करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एनोफ्लीज मॉस्किटो यहाँ पे एक वेक्टर की तरह एक रोल प्ले कर रही है। ठीक है, और पैरासाइट यहाँ पे क्या है, एक्चुअली प्लाज्मोडियम है। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि प्लाज्मोडियम जो है, ठीक है, उसको उसका होस्ट के पास पहुंचाने के लिए, तो देखो होस्ट कौन सा है उसका, ह्यूमन बॉडी जो है वो उसकी होस्ट है, प्राइमरी होस्ट है। पर सेकेंडरी होस्ट के फॉर्म में आप उसको मॉस्किटो भी गिन सकते हैं, पर मॉस्किटो एक्चुअली यहाँ पे होस्ट की तरह एक्ट नहीं करेगा, वो यहाँ पर जो है किसकी तरह एक्ट कर रहा है, तो वो यहाँ पे वेक्टर की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसने एक एग्जांपल दिया लीवर फ्लूक का। ठीक है, व्हाट इज द टेक्निकल नेम ऑफ लीवर फ्लूक, इट इज नोन एज फैसा कोला हिपैटिका। ठीक है, तो लीवर फ्लूक जो होता है वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड वर्म है, प्लेटी हेलमेट्स का मेंबर है। ठीक है, यहाँ पे इसने नीमाटोड लिख दिया है बट दैट नॉट कम अंडर नीमाटोड, ये बाय मिस्टेक है बेटे। उसके बाद वो कहते हैं कि 2 इंटरमीडिएट होस्ट यहाँ पे रहेंगे उसके, एक तो स्नेल होता है एक फिश होती है। ठीक है, तो इनके बीच में उसका लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। मुझे लगता है ये मैंने अपनी बुक से ही देखा है, एक बार हम देख लेंगे। नीमाटोडा के अंदर नहीं आता लीवर फ्लू, अगर आपको याद है तो। ठीक है, 11th क्लास में हमने पढ़ा था लीवर फ्लू, मेरे हिसाब से प्लेटी हेलमेंट्स में आता है। ठीक है, तो देखो स्नेल एंड फिश जो है उसके लाइफ साइकिल इन दोनों के बीच में कंप्लीट होता है। उसी तरह से मलेरियल पैरासाइट जो है उसको मॉस्किटो की जरूरत होती है जो यहाँ पे वेक्टर का रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने ये बताया हुआ है कि हमेशा पैरासाइट जो है उसका एक ही काम है, होस्ट जो है उसको हार्म पहुंचाना, उसको नुकसान पहुंचाना। और वो कहते हैं कि हमेशा क्योंकि वो उसको हार्म पहुंचाता रहता है, तो इस तरीके से होस्ट प्लांट जो है उसका सर्वाइवल रेट जो है उसको भी वो रिड्यूस करता है, उसका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है उसको भी कम कर देता है। ठीक है, तो होस्ट प्लांट में जो भी चीजें हो रही हैं या फिर एनिमल में हो रही हैं, वो सारा कुछ तो एक्चुअली पैरासाइट लेता जा रहा है उसकी बॉडी में से। तो उसकी बॉडी खुद की क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी, ग्रोथ उसकी होनी नहीं है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे कौन चट करता जा रहा है, पैरासाइट ही खाता जा रहा है। ठीक है, रिप्रोडक्शन भी अच्छे से नहीं होगा क्योंकि किसी ना किसी तरह के डिसऑर्डर होस्ट बॉडी के अंदर नजर आएंगे। ठीक है, इसलिए धीरे धीरे उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो भी कम होने लग जाती है। उसके बाद देखो दे माइट रेंडर द होस्ट मोर वल्नरेबल टू प्रेडेशन, इतना कमजोर बना देता है उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म को कि वो किसी भी छोटे मोटे प्रेडेटर जो है उसकी चपेट में आ सकता है और वो उसे और भी फिजिकली वीक बना सकते हैं। ठीक है, इवन पहले उसने तो बना ही रखा होता है, साथ में वो कहते हैं कि बाकी प्रेडेटर्स भी बड़े आसानी से उसके ऊपर एक्ट कर सकते हैं। ओके बेटे, ठीक उसी तरह से जैसे हम कहते हैं कि एड्स का वायरस अगर हमारी बॉडी में एक बार एंटर कर जाता है तो बाद में वो कहते हैं कि उसकी वजह से छोटी मोटी जो डिजीजेस हैं वो भी आपकी बॉडी में बड़ी इजीली, उसके भी बैक्टीरिया या जो भी प्रोटोजोन है वो आराम से आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, आपका इम्यून सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो गया होता है। ठीक है, फिर देखो पैरासाइट जो है वो 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो वो एक्टो पैरासाइट है या फिर वो एंडो पैरासाइट है। ठीक है, तो एक्टो पैरासाइट आप बड़े आराम से जानते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं एंटर करते, वो होस्ट की एक्सटर्नल सरफेस के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं और वहीं से फीडिंग करते रहते हैं। ठीक है, जैसे वो कहते हैं कि लाइस ऑन ह्यूमंस। ठीक है, अगर हम अपने बाल अच्छे से साफ नहीं करते हैं तो उस केस में बाल जो है उसके अंदर हमें लाइस जो है वो घूमती नजर आ जाएंगी। क्या होती है लाइस, क्या होती है, जुएं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से वो कहते हैं कि डॉग्स जो हैं अगर उनकी भी साफ सफाई नहीं रखी गई है, ठीक है, घर में जो होंगे उनकी तो साफ सफाई होती है, बाहर जो डॉग्स घूमते रहते हैं उन पे टिक्स अटैच हो जाते हैं। ओके बेटे, उसी तरह से कहते हैं कि कुछ मैरीन फिशेस जो होती हैं दे आर ऑल्सो इन्फेस्टेड विद द एक्टोपैरासिटिक कोपॉड्स। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हैं अगली स्लाइड में। ठीक है बेटे, तो कई मैरीन फिशेस जो है उसके ऊपर कोपॉड्स जो है वो स्मॉल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बॉडी के ऊपर ग्रो करने लग जाते हैं। यहाँ पे देखो ये बीटल जो है वो पैरासाइट की तरह एक्ट करती है, ठीक है, अपने होस्ट प्लांट के ऊपर। फिर उसने बताया आपको एक और एग्जांपल कास्क्यूटा का,
ठीक है, कस्क्यूटा एक पैरासिटिक प्लांट होता है और जनरली जो भी हेजेस टाइप के प्लांट होते हैं ना उनके ऊपर ग्रो कर जाता है। ठीक है, ये मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें कहाँ पे नजर आएगा। जब भी तुम फगवाड़ा से जलंधर की तरफ आओगे, ठीक है, तो रास्ते में तुम्हें अच्छे से याद होगा, चाहे आप गाड़ी से आए हैं, बस से आए हैं, कभी भी आए हैं, लवली यूनिवर्सिटी जहां पर आती है ना उसके बीच में एक फैक्ट्री आती है, गंदी सी फैक्ट्री, उसमें से स्मेल आने लग जाती है वहां पर। ठीक है, तो उस फैक्ट्री के बिल्कुल राइट साइड पे आप नजर दौड़ाना, वहां पे आपको ट्रीज नजर आने हैं, उनके ऊपर एक प्लांट जो है वो बेल की फॉर्म में उसके ऊपर पूरी तरह से फैला हुआ है और येलोइश से कलर का है, वो काफी ज्यादा उसने ट्रीज को कवर किया हुआ है, वो कस्क्यूटा है। ठीक है, तो ये प्लांट क्या करता होता है, ये जो भी ट्री है ना उसको अच्छे से कवर कर लेता है और बाद में उसमें से क्लोरोफिल जो है उसको खींचने लग जाता है अपनी तरफ, और इस तरह से प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते अच्छे तरीके से और धीरे धीरे उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है प्लांट्स की। ठीक है, तो ये दिखने में तुम्हें एक नॉर्मल प्लांट नजर आएगा पर ये किसी भी बड़े से बड़े ट्री को खराब कर सकता है। फिर देखो पैरासाइट जो है उसे होस्ट प्लांट जो है उसमें से न्यूट्रिशन आराम से मिलती रहती है, कोई फिक्र नहीं है उसको। ठीक है, एंडोपैरासाइट्स की क्या खास बात है कि उन्होंने होस्ट की बॉडी के अंदर पहले एंटर करना है और उसके बॉडी ऑर्गन्स में उसने रहना शुरू कर देना है। अब उसके पसंदीदा बॉडी ऑर्गन्स कुछ भी हो सकते हैं, इट मे बी लीवर, इट मे बी किडनी, ठीक है, लंग्स में चला जाएगा या फिर आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर चला जाता है। एंडोपैरासाइट जो है उसका थोड़ा सा लाइफ साइकिल जो है वो एक्टोपैरासाइट के कंपैरिजन में कॉम्प्लिकेटेड होता है। कैसे कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि जब उसने होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करना है तो उसको कई तरह की कंडीशंस वहां पे मिल रही हैं। ठीक है बेटे, तो एंडोपैरासाइट जो है वो कहते हैं कि कुछ खास तरह की स्पेशलाइजेशन लाता है अपने अंदर। ये मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन हो सकती हैं या एनाटॉमिकल एडेप्टेशन हो जाती हैं। ठीक है, या फिर वो कहते हैं कि उसका जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है जल्दी से जल्दी वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करे, ठीक है, होस्ट प्लांट या होस्ट एनिमल में रहने के लिए, तो उसके ऊपर भी वो एम्फोसिस देता है और इस तरीके से अपने अंदर स्पेशल मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और रिप्रोडक्टिव फीचर्स डेवलप करके ही वो आगे जाके जो प्लांट है उसके अंदर रह पाता है। ठीक है बेटे, यहाँ पे देखो मैंने तुम्हें डॉग दिखाया हुआ है और डॉग जो है उसके ऊपर एक्टोपैरासाइट आपको दिखाए हुए हैं जिनको हम टिक्स कहते हैं। ठीक है, पंजाबी में हम इसे चिच्चड़ कहते होते हैं और ये बहुत ही ऐसे जितना ज्यादा ये डॉग के ऊपर चिपके रहते हैं ना उनका ब्लड सक करते रहते हैं और मोटे होते रहते हैं, तो जो भी बेचारे डॉग बाहर घूमते रहते हैं उनकी बॉडी में ये अटैच हो जाते हैं, ये सॉइल में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइड में आपको जो है क्या नजर आ रहा है, पहचानो इसको, तुमने लैब के अंदर देखा हुआ है। हाँ जी, क्या दिख रहा है? अच्छे से उसका डायग्राम 11th क्लास की बुक के अंदर बना हुआ है, तो ये पता लग रहा है कि तुम्हें 11th कितनी याद रह गई है। ठीक है, मैं मेरे पास बुक भी है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ यहीं पे। ये देखो जहाँ पे तुम्हें प्लेटी हेलमिन्थ पढ़ाए थे, देखो, लिवर फ्लूक है क्या? देखो इस डायग्राम को उसके साथ मिल रहा है, ये वाला लीवर फ्लूक है वो। यस मैम, मैंने बोला था लिवर फ्लूक लीवर है। फ्लूक है और इसके साइड में ये टेनिया बनाया हुआ है इन्होंने, टेनिया सोलियम, वो लीवर फ्लूक है। ठीक है, तो ये लीवर फ्लूक जो होता है वो ऐसे होस्ट की बॉडी के अंदर चला जाता है, एंडो पैरासाइट की तरह एक्ट करता है। देखो पहले भी उसका साइज काफी बड़ा है और रिप्रोडक्शन का रेट इसका बहुत फास्ट होता है, तो जल्दी जल्दी वो कहते हैं कि लीवर के अलावा बॉडी के बाकी ऑर्गन्स में भी ये आगे बढ़ता जाता है। ठीक है बेटे, तो ये तो पैरासिटिज्म के बारे में था। अब एक खास तरह का पैरासिटिज्म यहाँ पे बताया जिसको ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं। ठीक है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो इसमें वो कहते हैं कि पैरासिटिक बर्ड जो होता है, जो होस्ट वाला एनिमल है, यहाँ पे बर्ड है, ठीक है, उससे फायदा लेता है यहाँ पे। तो देखो ऐसा नहीं है इसमें कोई वो उसको नुकसान पहुंचा रहा है, बस उसकी कुछ एडवांटेज ले रहा है जो उसको नहीं लेनी चाहिए थी। तो इसमें देखो, इन दिस टाइप ऑफ पैरासिटिज्म द पैरासिटिक बर्ड ले इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट। ठीक है, तो ये कहानी जो है वो क्रो और किसके बीच की है, कुक्कू के बीच की है, कोयल जिसे हम कहते हैं। ठीक, तो कौवा और जो कोयल है उसके बीच की कहानी है। कोयल जो है यहाँ पे वो बेचारी भोली होती है और वो नेस्ट बनाती रहती है, और कौवा जो होता है वो भी ब्लैक कलर का है, कोयल जो है वो भी ब्लैक कलर की है, और क्रो जो है वो अपने एग्स जो है वो किसके नेस्ट में दे जाता है, कोयल के नेस्ट के अंदर दे जाता है, क्योंकि एग्स जो है उनका कलर भी उसी तरीके का होता है। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती और अपने एग समझ के उसकी जो है देखभाल करती रहती है।
और बाद में जब एग्स हैच होते हैं, ठीक है, इवन एग्स को हैच करने में भी उसी का रोल होता है। और जब एग्स की हैचिंग हो जाती है उसके बाद उसमें से जो बेबी बर्ड्स निकलते हैं वो उसके अपने बच्चे नहीं होते, वो कौवे के बच्चे होते हैं। और तब कौवा बड़े आराम से उनको लेने के लिए आ जाता है, ठीक है। तब उनके बीच में जबरदस्त लड़ाई मैम, होती है। मैम क्रू नहीं रखता है कोयल के उस पे? वही बताया बेटा, क्रो ही रखता है, क्रो ही रखता है, यही बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसका दोनों दिखाए हुए हैं। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि नरिशमेंट जो है वो सारा कुछ उसी ने करना है, कोई नेस्ट बनाती है, कुछ नहीं करता। और बाकी सारा कुछ जो भी उसको खिलाना पिलाना है वो खिलाती रहती है, हैचिंग वगैरह भी सब उसी का काम है। और लास्ट में वो कहता है कि बाद में वो अपने जो बेबी बर्ड्स होते हैं उनको लेने के लिए आ जाता है। तो फिर इस तरह का उनके बीच में एक इंटरेक्शन जो है वो देखा जाता है दोनों के बीच। ठीक है, क्लियर है। अब ये बर्ड नजर आ गया तुम्हें, अब तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा। ये छोटा सा बर्ड तुमने कहीं ना कहीं तो देखा ही है, ठीक है। जरूरी नहीं है विलेज में हो, कहीं भी खाली जगह जहाँ पे ये कैटल एनिमल्स घूमते रहते हैं वहां ये बर्ड तुम्हें नजर आ जाता है। इरगट बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। तो चाहे बुफेलोज हैं, बुफेलो के साथ होता है ज्यादातर, कई बार काऊ के साथ भी नजर आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम कमेंसलिज्म पे आ गए हैं। तो व्हाट इज कमेंसलिज्म? कमेंसलिज्म एक इस तरह का पॉपुलेशन इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीशीज जो होती है, ठीक है बेटे, उसको तो किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं होता दूसरी स्पीशीज से, पर जो दूसरी स्पीशीज है उसको जो है उस स्पीशीज से बेनिफिट होता है, ठीक है। पर पहली वाली जो स्पीशीज है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर दूसरी उससे बेनिफिट ले भी रही है, और दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। तो देखो यहाँ पहले मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, दिस इज द इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट एंड द अदर स्पीशीज इज नीदर हार्म्ड नॉर बेनिफिट, ठीक है। दूसरी स्पीशीज को ना तो कोई हार्म पहुंचता है ना ही उसको कोई बेनिफिट पहुंचता है। तो यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दिया है ऑर्किड प्लांट का। तो ऑर्किड प्लांट्स जो हैं वो मैंगो की जो ब्रांच होती है, मैंगो ट्री तुमने देखा हुआ है काफी बड़ा होता है, और उसकी ब्रांचेस के ऊपर कई बार ऑर्किड प्लांट्स जो हैं वो एपीफाइट के रूप में ग्रो करने लग जाते हैं। एपीफाइट वो प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं, ठीक है। तो मैंगो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एक छोटा सा ऑर्किड उसके ऊपर ग्रो भी कर रहा है। उसी तरह से कहते हैं कि जो वेल फिश होती है हमारी, उसके ऊपर बार्नाकल्स जो हैं, ठीक है, सी में रहने वाले कुछ खास तरह के एनिमल्स हैं छोटे छोटे से, वो वेल फिश जो है उसकी काफी बड़ी बॉडी होती है, उसकी बैक पे ग्रो करते रहती है, तो उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बार्नाकल्स अपने प्रीडेटर से अपने आप को इस तरीके से बचा लेते हैं, पर वेल को उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। इरगेट और ग्रेजिंग कैटल वाला एग्जांपल मैंने तुम्हें दे दिया है कि जब भी आप विलेज एरिया में जाएंगे आपको इस तरह का इंटरेक्शन नजर आता है, तो ये कमेंसलिज्म का एग्जांपल है। देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें मैंगो ट्री के ऊपर ऑर्किड ग्रो करते हुए दिखाई है, ठीक है। और अगर तुम इसे निकालने की कोशिश करोगे ना, हाथ से निकलते नहीं होते, ये बड़े एक दूसरे के साथ अच्छे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये वैसे ट्री मैंगो का है, या ये दूसरा एक ट्री यहाँ पे इसने दिखाया हुआ है, ये मैंगो ट्री है, ठीक है बेटे। इस तरह से ऑर्किड प्लांट जो है वो अपने आप को इसके साथ अटैच कर लेते हैं एपीफाइट की फॉर्म में। देखो उसमें फ्लावर भी आ गए हैं एंड स्टिल दोनों जो है वो साथ साथ रह रहे हैं, ठीक है। तो मैंगो को कोई इससे खास बेनिफिट नहीं है, पर ऑर्किड को ये फायदा है कि वो उसको मैंगो पे चढ़ने की वजह से लाइट अच्छे से मिल पा रही है और वो फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है, ठीक है। तो ये इरगेट वाला मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फायदा उसको बुफेलो से ये होता है कि जैसे जैसे बुफेलो जो है वो ग्रासेस के बीच में घूमती है ग्रेजिंग के दौरान, तो उसके फीट की वजह से कुछ इंसेक्ट जो ग्रासेस में छिपे हुए होते हैं वो फ्लश आउट हो जाते हैं, और वो इरगेट जो छोटा सा बर्ड है उसके साथ वो उनको कैच कर लेता है और इस तरह से उससे फूड मिलता रहता है, ठीक है बेटे। अनदर एग्जांपल में देखो सी एनिमोन का एग्जांपल देना है हमने, और सी एनिमोन जो है उसके अंदर एक छोटे से फिश उसके टेंटाकल्स जो हैं उसके बीच में आके छिप जाती है और उसका नेम है क्लाउन फिश, ठीक है। और फिश जो है उस तरह से अपने प्रीडेटर से अपने आप को बचा लेती है, क्योंकि देखो सी एनिमोन काफी बड़ा एनिमल है, उसके स्टिंगिंग टेंटाकल्स हैं, तो डर के मारे उसके पास कोई भी दूसरा जो एनिमल है वो नहीं आएगा। तो छोटी सी क्लोन फिश जो है वो उसके बीच में अपने आप को कहीं छुपा लेती है, और सी एनिमोन को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, और इस तरह से उसको एक प्रोटेक्शन मिल जाता है क्लाउन फिश, ठीक है। ये देखो मैंने वेल के ऊपर आपको बार्नाकल्स ग्रो करते हुए दिखाई है, ठीक है। तो इस तरह से वेल जो होती है उसके ऊपर इस तरह से कुछ मैरीन एनिमल्स ग्रो करते हैं छोटे छोटे से, जिन्हें बार्नाकल्स कहते हैं,
तो इस तरह से वो अपने आप को प्रोटेक्शन दे पाते हैं। ओके बेटे, तो ये हमारा पैरासिटिज्म कंप्लीट हो गया है, कमेंसलिज्म छोटा सा ही था। अब हम म्यूचुअलिज्म पे हैं। ठीक है, तो म्यूचुअलिज्म में देखो नाम से ही पता लग रहा है, उसने बताया कि दोनों स्पीशीज जो है वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एसोसिएटेड है और दोनों को एक दूसरे से क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो सिंपल सा एग्जांपल, इसको हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी कह देते हैं। लाइकन्स का आप देते हैं, हमेशा से देते आ रहे हैं। और लाइकन्स जो है उसमें फंजाई और एल्गी जो है उसमें एक इंटीमेट रिलेशनशिप है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के बीच में भी हो सकता है, फंगस और साइनोबैक्टीरिया के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से वो कहते हैं कि एल्गी और फंगस, एल्गी जो है वो फोटो ऑटोट्रॉपिक होगी और फंजाई जो है वो हेटरोट्रॉपिक है। और इस तरीके से फंजाई जो है वो उसको किसी भी तरह के जो पैरासाइट्स हैं, ब्रोडबॉर्न पैरासाइट्स हैं, उनसे बचाती है और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है, मॉइस्ट कंडीशन प्रोवाइड करती है और बदले में एल्गी उसको फूड प्रिपेयर करके देती है। ठीक है, फिर माइकोरिजल एसोसिएशन के बारे में उसने बताया हुआ है कि फंजाई के जो माइकोरिजा होते हैं, ठीक है, वो जाकर हायर रूट्स जो हैं उसके अंदर हाइफेज उसके अच्छे से अपने आप को अटैच कर लेते हैं। उसकी वजह से कभी भी बड़े बड़े प्लांट्स की रूट्स जो है उनको मॉइस्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती और जो भी सॉइल में से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो उसको एब्जॉर्ब करके देते रहते हैं और बदले में प्लांट जो है उससे फंजाई जो है उसको एनर्जी मिलती रहती है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते रहते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने आपको लाइकन्स दिखाए हैं दो तरह के, देखो आपको बड़े आराम से नजर आ रहे हैं। इस तरह से लाइकन्स के अंदर आप बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसमें से फंगल कंपोनेंट कौन सा होगा और एल्गल कंपोनेंट कौन सा होगा। ठीक है, तो इतने ज्यादा इंटीमेटली वो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो ऐसे लाइकन्स आपको किसी भी ओल्ड ट्री ट्रंक पे या कोई मॉइस्ट प्लेस या वॉल के ऊपर आपको नजर आ सकती है। फिर देखो एक और एग्जांपल उसने बताया है कि ना सिर्फ इस तरह का एसोसिएशन आपको नजर आता है, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में भी आपको म्यूचुअलिज्म नजर आ सकता है। ठीक है, एनिमल्स जो है वो प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो पॉलिनेशन है फ्लावर्स का वो एनिमल्स की हेल्प से होता है। पर कहता है कि मुफ्त में काम नहीं लेते हैं प्लांट उनसे, उनको बदले में कुछ ऑफर करते हैं। ठीक है, और बदले में वो उनको क्या देते हैं, तो या तो अपने पोलन ग्रेन्स उनको जो है ऑफर करते हैं ईटिंग के लिए या फिर उनको नेक्टर्स देते हैं। तो आपने बहुत सारे ऐसे फ्लावर देखे हुए हैं जिसमें नेक्टरीज प्रेजेंट होती हैं, नेक्टर सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं। और कहते हैं कि ये तो आप पहले ही सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हर एक जो फ्लावर होता है वो अपने पॉलिनेटर्स को बड़े आसानी से पहचानता है और पोलन रॉबर्ट्स को भी जानता होता है। तो नेक्स्ट टाइम वो ऐसे इंसेक्ट्स जो कि पॉलिनेशन नहीं करते उनको कभी भी एंटरटेन नहीं करता, पहचान लेता है। ठीक है, तो फायदा प्लांट को ये होता है कि उनके सीड भी डिस्पर्स हो जाते हैं इसकी हेल्प से, उनके पोलन ग्रेन्स भी डिस्पर्स हो जाते हैं और इस तरह से प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स को रिवार्ड्स और फीस जो है इस तरीके से देते हैं। ठीक है बेटे, फिर कहते हैं कि कुछ प्लांट जो है और कुछ एनिमल्स जो हैं एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रिक्टली एसोसिएटेड है, उनका को एवोल्यूशन एक दूसरे के अकॉर्डिंग ही हुआ है। ठीक है, तो उसमें उसने बताया हुआ एवोल्यूशन ऑफ द फ्लावर्स एंड इट पॉलिनेटर स्पीशीज आर टाइटली लिंक्ड विद वन अनदर। तो उसके अंदर यहाँ पे मैंने आपको ये माइकोरिजल एसोसिएशन दिखाई हुई है। ठीक है बेटे, इस तरह से प्लांट होते हैं और इस तरह से उसकी रूट्स के अंदर फंगल फिलामेंट्स जिन्हें हम हाइफे कहते हैं वो इस तरह से रूट्स के अंदर नजर आते हैं। तो ऐसे कई सारे प्लांट आपने जमीन में से निकाल के देखे हैं जिसके अंदर माइकोरिजल एसोसिएशन आपको नजर आता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पॉलिनेशन करते हुए दिखाई हुई है, हनी बीज किस तरीके से पॉलिनेशन करती हैं और नेक्टर जो है उन्हें सक करती हैं फ्लावर में से। ठीक है, फिर उसके बाद उसने आपको अभी अभी बताया मैंने कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्टली एसोसिएटेड होते हैं उस प्लांट के साथ। तो उसमें उसने फिग ट्री का एग्जांपल लिया हुआ है। फिग ट्री होता है अंजीर का पेड़ जिसे हम कहते हैं। ठीक है बेटे, उसके अंदर उसने पॉलिनेटर स्पीशी का नाम बताया आपको, वैस्प होती है ये। और फिग स्पीशीज और वैस्प जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली अटैच्ड है। तो fig species can be pollinated only by its partner wasp species and no other species. ठीक है, तो ऐसे नहीं कि कोई भी एरी गैरी वैस्प आके उसके अंदर पॉलिनेशन कर सकती है, उसका अपना एक स्पेसिफिक वैस्प होती है जिसकी हेल्प से ही उसके अंदर पॉलिनेशन होता है। और कहते हैं कि वैस्प जो है उसको क्या फायदा होता है, तो वो क्या करती है, उसका जो फ्रूट होता है फिग का, ठीक है, उसको यूज करती है। सिर्फ उसको अपने जो लार्वा है उसको फीड करने के लिए ही यूज नहीं करती, बल्कि जब उसने एग देने होते हैं उस समय उसको एक जगह चाहिए होती है कहाँ पे उसने एग देने हैं, सेफ जगह पर। तो फिर वो क्या करती है, उसके अंदर जो है
ओवरी के अंदर जाके जो है एग लेइंग साइट जो है उसकी खोज करती है, वहां पे अपने एग्स देती है। देखो यहाँ पे द फीमेल वेस्प यूजेस द फ्रूट्स नॉट ओनली एज एन ओविपोजिशन और एग लेइंग साइट but uses the developing seeds within the fruit for nourishing its larva। ठीक है, दोनों का इतना ज्यादा एसोसिएशन है कि जब वहां पे फीमेल वेस्प के लार्वा डेवलप हो रहे होते हैं ना, उसी समय वहां पे फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। तो जो फ्रूट डेवलप होता है उसको जो लार्वा होते हैं वो नरिशमेंट की फॉर्म में लेते रहते हैं। ठीक है, तो बदले में कहते हैं कि वेस्प जो है जब फ्रूट एग लेइंग साइट की सर्च करने के लिए ओवरी के अंदर जाती है, तो उस समय वो पोलन ग्रेन्स को वहां पे छोड़ देती है और इस तरीके से पोलन ग्रेन से पॉलिनेशन हो जाता है और बदले में जो फीमेल वेस्प है उसको एग लेइंग साइट्स पे मिल जाती है और वो पॉलिनेशन भी कर जाती है। और जब फिर लेटर ऑन क्या होता है, फ्रूट डेवलप होता है, तो उसी समय उसके लार्वा भी डेवलप होते हैं। उन लार्वा को खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, वो फ्रूट जो है उसमें से खाते रहते हैं और इस तरह से दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है बेटे, फिर लास्ट में देखो एक और चीज लिखी है, इन रिटर्न फॉर द फेवर ऑफ पॉलिनेशन द फिग ऑफर्स द वेस्प सम ऑफ इट्स डेवलपिंग सीड, अपने कुछ डेवलपिंग सीड उसे फूड के रूप में देता है उसके वेस्प के लार्वा को। ठीक है, ये देखो ये प्लांट मैंने आपको दिखाया हुआ है, फिग प्लांट है, इसको हिंदी में हम अंजीर कहते हैं। ठीक है, और इसमें इस तरीके से काफी सारी आपको जो है वेस्प जो है यहाँ पे नजर आएंगी। ठीक है, वेस्प में क्या अंतर होता है बताओ, हनी बी और वेस्प में क्या अंतर होता है बेटे? हाँ जी, ये भी स्टिंग रखती हैं ये भी। ठीक है, हनी बीज तो आप पहचान ही लेते हैं, उनका हनी कॉम्ब होता है और वो हनी इकट्ठा करती हैं। ठीक है, ये भी इनका अंदर भी उसी तरह का ही इनका लाइफ स्पैन होता है, इसमें भी क्वीन वर्कर ये सारे होते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं यार, पंजाबी में कुछ कहते हैं इसको, मेरी मम्मी कहती होती थी, चलो मैं बताऊंगी तुम्हें, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही सारी चीजें लिखी हैं उसके बारे में, ये आप पढ़ लेंगे बुक में से एक बार। उसके बाद ऑर्किड का उसने एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ऑर्किड्स जो है उनके बारे में ये माना जाता है कि उनके फ्लोरल पैटर्न्स जो होते हैं ना, उनके जो पेटल्स के कलर होते हैं उस पर बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन होते हैं। ठीक है, और इतने सुंदर जो उनके फ्लावर होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो पॉलिनेटर जो इंसेक्ट है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो उसमें बीज, बम्बल बीज, ये इनके अंदर जनरली पॉलिनेशन करती है और ऑर्किड्स जो है उनको बदले में रिवार्ड भी देते हैं। तो यहाँ पे उसने एक खास ऑर्किड की बात की है, मेडिटेरियन ऑर्किड। ठीक है, ऑफुरस के बारे में उसने आपको बताया है कि वो जिस प्लांट के ऊपर जो है पॉलिनेशन के लिए जाता है उसके ऊपर एक स्पीशीज आती है बीज की, और वो कहते हैं कि जब इस प्लांट के ऊपर वो पॉलिनेशन के लिए आती है तो इसके जो पेटल होते हैं उसको इस तरीके से लगते हैं जैसे वो उनका ब्रीडिंग पार्टनर हो। ठीक है, तो उसकी शेप जो है उस पर्टिकुलर बी जो है उसके पार्टनर जैसी, मेल पार्टनर जैसी उसके पेटल की शेप बनी हुई है फ्लावर की। तो जैसे ही वो उस पेटल को देखता है तो उसे लगता है कि वो उसका ब्रीडिंग पार्टनर है, अपोजिट सेक्स का है। तो इस तरह से उसके साथ मेटिंग के लिए वो जाता है और बदले में वो क्या कर जाता है, पॉलिनेशन कर जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कहते हैं कि काफी ज्यादा रिजेम्बलेंस देखने को मिलती है फ्लावर के पेटल के बीच में, और जो फीमेल बी का जो कलर है ना उसका साइज, कलर और इवन उसके ऊपर जो डिजाइन होते हैं, सेम टाइप ऑफ डिजाइन फ्लावर के पेटल पे भी प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको ये इंसेक्ट नजर आ रहा है और ये जिस फ्लावर के पेटल के साथ मेटिंग कर रहा है उसको ये मान रहा है कि वो उसका सेक्सुअल पार्टनर है, पर वो कोई पार्टनर नहीं होता। और कहते हैं कि दिखने में वो पेटल बिल्कुल उसका सारा कुछ शेप, साइज, इवन उसकी बॉडी पे जो भी डिजाइन होते हैं वो उस इंसेक्ट जैसे होते हैं। तो इसलिए धोखे से वो उसको समझ लेता है कि वो उसका ब्रीडिंग पार्टनर है और इस तरह से उनके बीच में मेटिंग हो जाती है, पर मेटिंग के दौरान जो है वो उसमें पॉलिनेशन कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मेल बी इज अट्रैक्टेड टू व्हाट इट परसीव एज अ फीमेल सूडो कॉपुलेट्स विद द फ्लावर एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, ठीक है, वो पोलन ग्रेन्स को डस्ट कर देता है फ्लावर पे। तो व्हेन द सेम बी सूडो कॉपुलेट्स विद अनदर फ्लावर, तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में इस तरह से पॉलिनेशन करता रहता है। When the same bee pseudocopulates with another, it transfers the pollen to it and thus pollinate the flower if the female bee's color pattern change. ठीक है, तो जनरली तो वो कहता है कि दोनों के अंदर काफी ज्यादा सिमिलैरिटी होती है, फ्लावर के पेटल के अंदर और फीमेल बी जो है उसके कलर के अंदर और जो भी उसकी बॉडी पे डिजाइन है। पर अगर कभी ऐसा हो जाए एवोल्यूशन की वजह से
कि जो फीमेल बीज है उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाए उसके कलर पैटर्न में, तो उस केस में ये प्लांट जो है उसको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि फीमेल बी जो है उसे अपना मेल पार्टनर समझ के ही उसके कांटेक्ट में आती है। तो उस केस में वो कहता है कि प्लांट जो है वो भी अपने अंदर नेसेसरी अडेप्टेशंस लेकर आएगा, और इस तरीके से वो अपनी जो भी साइज है, कलर है, मार्किंग्स है, उसे फीमेल बी की तरह बना लेगा ताकि उसके अंदर पॉलिनेशन हो सके। तो स्ट्रिक्टली दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट। ठीक है बेटे, अब तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आज। अब तुम्हारी बुक के अंदर जो है उसने एक आपको ये दिया हुआ है मेडिटेरियन ऑर्किड्स वाला एग्जांपल, उसमें फ्लावर पेटल जो है उसको ध्यान से देखो और फीमेल बी को ध्यान से देखो, दोनों में कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि ये प्लांट का पार्ट है और वो एनिमल है, इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी होती है। ठीक है, क्लियर बेटे, एनी प्रॉब्लम? बस एक रीडिंग लेने से ही आपका ये चैप्टर बड़े आराम से हो जाएगा। पर आपको मैंने पहले भी बताया था कि इस चैप्टर के अंदर जब भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, केविन आया था, केविन वापस चला गया क्या? ओके, ठीक है बेटा, जब भी आपको क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो हमेशा उसके जवाब आपने एग्जाम्पल के साथ देने हैं, फालतू की कोई भी आपने उसमें गप्पे नहीं लिखनी किसी तरीके की। ठीक है, वो इसलिए बोला जा रहा है कि आप एग्जाम्पल अगर याद नहीं रखेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कौन सी लाइन के साथ मैंने कौन सा एग्जाम्पल देना था। जैसे पीछे हमने कंपटीशन वाला किया है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन नहीं होता, हमेशा इंटर जेनरिक भी हो सकते हैं। तब आपको याद होना चाहिए कि आपने अगर उसका आप इस लाइन के लिए कोई एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो कौन सा एग्जाम्पल आप यहाँ पे देंगे। ठीक है, जैसे उसमें उसने फ्लेमिंगो बर्ड्स का एग्जाम्पल दिया है और रेजिडेंट फिशेस का दिया, दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं पर उनके बीच में कंपटीशन है, तो क्या ये इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन थोड़ी है, अलग अलग तरह के स्पीशीज के बीच में कंपटीशन है। उसी तरह से यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है कि कई बार आपको इस तरह से इंडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भाई म्यूचुअलिज्म के अंदर आपने बताना है कि कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो कि इतनी ज्यादा म्यूचुअली एसोसिएटेड हैं कि एक स्पीशीज दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर पाती। ठीक है, तो उसमें आपने मेडिटेरियन ऑर्किड्स का एग्जांपल देना है कि मेडिटेरियन ऑर्किड्स जो हैं वो स्ट्रिक्टली एसोसिएटेड है अपने फ्लोरल प्लांट के साथ, और फ्लोरल प्लांट जो है उसका साइज, उसका पैटर्न, उसकी बॉडी पे जो भी तरह की मार्किंग्स हैं वो बिल्कुल सेम है पेटल की, जैसे कि फीमेल बी की बॉडी के ऊपर होती है। ठीक है, फिर फिग वाला आप एग्जांपल दे सकते हैं कि फिग प्लांट जो है उसके अंदर पॉलिनेशन वैस्प से कैसे होती है और दोनों एक दूसरे से कैसे म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं। ठीक है, तो उसमें उसने ये बताया है कि जब वो ओवरी के अंदर जाती है अपने एग ले करने के लिए, सर्च करने के लिए, तो उस समय वहां पे वो पोलन ग्रेन छोड़ देती है। पर देखो, पोलन ग्रेन से जो फर्टिलाइजेशन होती है और उससे जो फ्रूट डेवलप होता है, उसका फ्रूट के डेवलप होने का टाइम और वहां पे इंसेक्ट के लार्वे के निकलने का टाइम बिल्कुल सेम है। ठीक है, 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं है, जहां उधर उसका फ्रूट बनना है वहीं इंसेक्ट के लार्वा डेवलप होने हैं, और लार्वा जो है इनको कहीं फूड नहीं ढूंढना पड़ना, उनको फटाफट वो फ्रूट जो है उसको उसने खाने शुरू कर देने। तो जो फीमेल मदर है उसको यहाँ पे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो इतना ज्यादा उनका आपस में इंटरेक्शन है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल बीच में चैप्टर के दिए हुए हैं जो खास हैं। जैसे बार्बल्स वाला मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया था, तो वो रिसोर्स पार्टीशनिंग का एग्जाम्पल है। अगर आपको बोला जाता है कि स्पीशीज कई बार कंपटीशन को अवॉइड कर देती हैं, ठीक है, और समझौता कर लेती हैं, आपस में एग्रीमेंट कर लेती हैं, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो, इसे रिसोर्स पार्टीशनिंग कहते हैं। तो फिर आपने वो 5 बार्बल्स वाला एग्जांपल देना है कि वो ट्री के ऊपर रहते हैं और पांचों का फॉरेजिंग पैटर्न जो है वो अलग अलग है कि कौन से टाइम पे उन्होंने अपने फूड के लिए जाना है। ठीक है, तो बस इस चैप्टर को लर्न करने का एक ही तरीका है, ये ट्रिकी चैप्टर है, दिखने में आपको बड़ा आसान लगेगा पर पेपर में आएंगे इसमें से इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपने एग्जाम्पल कोड कर लिया अपने माइंड में तो तुरंत आप उसके आंसर दे देंगे। ओके बेटे, तो फिर हम इसके बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे, उससे पहले इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन एक बार देख लेंगे। आई हैव लॉट ऑफ टाइम आफ्टर माय लास्ट चैप्टर, जो अभी मैं शुरू करूंगी ऑर्गेनिज्म के बाद वाला एनवायरमेंटल इश्यूज, उसके बाद बस वो मेरी बुक का लास्ट चैप्टर है, फिर मेरे पास बहुत टाइम है, तो मैं बहुत सारे सैंपल पेपर प्लस आपको एनसीईआरटी सारे करवा दूंगी। ठीक है, एंड यू शुड बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। तो आप पढ़ते रहिए, अगर कोई डाउट आता है मन में किसी भी चीज के रिगार्डिंग तो आप मुझे